the lecture of उर्दू। आज से इंशाल्लाह हम उर्दू स्टार्ट करेंगे और जिस तरह हमने इंग्लिश को ख़त्म किया विद द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ P1 एंड P2 और टिप्स वगैरह को डील किया, तो इसी तरह हम उर्दू के ऊपर आज बात करेंगे। तो अगेन सबसे पहले हमारा जो मेन होता है दैट इज़ द मॉडल एग्जामिनेशन पेपर। जिस क्राइटेरिया से आपका 2025 का AQU में पेपर आएगा, सेम वही पेपर पैटर्न के हिसाब से हमारे सामने पेपर है। सो दैट इज़ द उर्दू कंपलसरी पेपर 1 P1 जिसे हम कहते हैं, या उर्दू में कहते हैं पर्चा नंबर 1। टोटल आपके पास टाइम होता है 50 मिनट्स, 50 मिनट्स, और मार्क्स होते हैं तकरीबन 30 मार्क्स, 30 मार्क्स होते हैं। अब ये हिदायत जो होती है पढ़ने वाली है तो स्टूडेंट के ऊपर होता है, ये पढ़े, ऑप्शंस को टिक करना होता है और सारी चीज़ें बताई भी होती हैं कि कौन से आंसर्स को टिक करना होता है। ये हिदायत तो आप पढ़ लेते हैं आराम से, मगर ये हिदायत पढ़ना लाजमी होती है कि हर पेपर में डिफरेंट हो सकती है हिदायत, तो हिदायत पढ़ना लाजमी होता है कि हर सवाल को गौर से पढ़ें। नंबर 1, जवाबात के वर्क पर जवाबात दीजिए जो अलहदा मुहैया किया गया है। अपने जवाबात सवालात के पर्चे पर हरगिज़ ना लिखें, ठीक है। जो सवालात वाले पर्चे हैं उन पे नहीं लिखें, जैसे कि क्वेश्चन पेपर एक तरीके का P1 में बात हो रही है, P1 पे नहीं लिखना आता है। P2 तो होता ही आपका लिखने का उसके अंदर क्वेश्चन पेपर में, तो उसके अंदर अलग हिदायत होती है। जवाबात के वर्क पर 100 तक नंबर दिए गए हैं। बबल शीट में आपको 100 दिए होते हैं, आपको सिर्फ 30 नंबर तक टिक करने होते हैं OMR शीट पर, लाइक दिस। हर सवाल के 4 इंतजात ABCD होते हैं, इनमें से कोई एक मुंतखब करके अपनी बबल शीट पर इसे पेंसिल से लिखें। अगर आप अपना जवाब बदलना चाहते हैं तो मुकम्मल तौर पर उसको रबड़ से मिटाएं और फिर लिखिए। जवाबात के सफ़े में कुछ ना लिखिए, ठीक है ना। और क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ जो है भरे हुए दायरों यानी कि OMR शीट को ही रिकॉर्ड करेगा, आपकी इस पेपर 1 की जो बुकलेट है इसमें टिक किए हुए आंसर्स को रिकॉर्ड नहीं करेगा। ओके, हाँ, ये हो सकता है आप जब बबल शीट में आपको लिखने में मुश्किल हो तो आप 1 पे टिक कर सकते हो, P1 पे, ताकि आप बबल शीट में 1 टिक कर दो उसका आंसर इस तरीके से। तो ये आप कर सकते हैं, और मगर ये काउंटेबल नहीं होता। काउंटेबल से बबल शीट से आपके आंसर्स काउंट होते हैं। पेपर 1 से आपके क्वेश्चन पेपर पर लिखने से कुछ भी काउंट नहीं होता है। P2 में आप क्वेश्चन पेपर में जवाब लिखते हो पेपर के अंदर। तो उर्दू का स्टार्ट करते हैं और इसको हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। सो पहला जुज़ समई महारत, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लिसनिंग पैसेज। पहला जुज़ यानी कि सेक्शन, पहला सेक्शन हमारे पास है लिसनिंग समई महारत। हिदायत पर गौर कीजिए। अब इंस्ट्रक्शंस लाजमी पढ़नी है हमें, क्योंकि इसके बगैर तो हम आगे ही नहीं बढ़ सकते। इस जुज़ का कुल दौरानिया 25 मिनट है और इसके कुल नंबर 16 हैं। ज़बरदस्त। आपको 2 इक़्तिबासात सुनाए जाएंगे, ठीक है, यानी कि 2 पैसेजेस। हर इक़्तिबास यानी कि पैसेज 2 बार सुनाया जाएगा एज़ यूजुअल इन द इंग्लिश, जो इंग्लिश में होता है। पहले इक़्तिबास नंबर 1 को गौर से सुनिए, पहले लिसनिंग को सुनिए जब आपकी स्पीकर पे ऑन होगी, और फिर उस इक़्तिबास से मुताल्लिक 8 सवालात को पढ़ने के लिए 2 मिनट का वक्फ़ा होगा। आप सारे क्वेश्चंस को रीड करें, समझें। उसके बाद इक़्तिबास नंबर 1 दोबारा सुनेंगे और क्वेश्चन पेपर आपके सामने खुला होना चाहिए। पहले जब आप सुनेंगे तो ओपन नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन पेपर बंद होना चाहिए। दूसरे में जब आप 2 मिनट मिलेंगे आपको रीड करने के, तो आप कर सकते हो, और लिसनिंग जब अगेन स्टार्ट होगी तो आपका पर्चा खुला होना चाहिए, मसला नहीं है। और अपने जवाबी वर्क यानी कि OMR शीट पर मौजूद 4 दायरों में से एक सही दायरे को पुर करके देंगे। इस इक़्तिबास के सवालात को हल करने के लिए आपको 3 मिनट का वक्त दिया जाएगा, यानी कि 2 मिनट आपको रीड करने के और 3 मिनट आपको सॉल्व करने के लिए 8 MCQs को। इसके फ़ौरन बाद आप इक़्तिबास नंबर 2 सुनेंगे, क्योंकि लिसनिंग में होता ही है, फ़ौरन से लिसनिंग पैसेज नंबर 2 शुरू हो जाता है। तो आपका अगर कोई आंसर रह गया है टिक करना, तो आप उसे फ़ौरन लिसनिंग पैसेज 2 से कर लें, या फिर अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप उसको छोड़ दें, बाद में अगर आपके जहन में आ जाए तो आप उसको कर लें। मगर याद रखिएगा 2 के बाद थर्ड टाइम पहला इक़्तिबास या दूसरा इक़्तिबास या लिसनिंग पैसेज नहीं बचता, नहीं ऑन होता। अगले थर्ड टाइम लिसनिंग पैसेज नहीं कभी भी सुनाई देता, तो आपको केयरफुल रह के दोनों दफ़ा सुनना होता है। इसके बाद इक़्तिबास नंबर 2 से मुताल्लिक सवालात को पढ़ने के लिए 2 मिनट का वक्फ़ा दिया जाएगा। इसके बाद अब इक़्तिबास नंबर 2 दोबारा सुनेंगे और अपने जवाबी वर्क पर मौजूद 4 दायरों में से एक सही दायरे को पुर करेंगे। इस इक़्तिबास के सवालात को हल करने के लिए आपके पास 3 मिनट का वक्फ़ा दिया जाएगा, एज़ इन द इंग्लिश पेपर। जो इंग्लिश पेपर में होता है सेम वैसे ही क्राइटेरिया। लिसनिंग पैसेज नंबर 1 सुनेंगे, पहले उसके आंसर्स को टिक करेंगे, फिर दोबारा आप सुनेंगे, फिर आप उसको चेक करेंगे, आप अपने आंसर्स को हमारे शीट पर फिल करेंगे, सेम इस तरह। अब आपका होमवर्क क्या है? ये ऑब्वियस सी बात है, लिसनिंग पैसेज तो मैं अभी नहीं करवा सकता आपको अपने साथ, तो मैंने इंग्लिश में भी नहीं करवाया था आपको। हाँ, आपका होमवर्क है
क्योंकि कुछ चीज़ें स्टूडेंट्स के ऊपर भी छोड़ देनी चाहिए कि हर टीचर नहीं कराता। होमवर्क है 2018 एसएससी पार्ट 1, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, या आप अगर निकाल सकते हैं तो अच्छी बात है, वरना मैं भेज दूंगा, नो प्रॉब्लम। एसएससी 1 उर्दू P1 लिसनिंग, मैं लिंक भेज दूंगा। लिसनिंग आपको इसी पेपर के पैटर्न के ज़रिए सुन के सॉल्व करने हैं, इसके आंसर्स क्वेश्चंस के, और मुझे आपको उसको भेजने हैं व्हाट्सएप पे। इंग्लिश में तो आपसे नहीं हुआ था कि आप मुझे सेंड कर सकें वो ऑप्शंस, मैं उर्दू में रेकमेंड करूँगा, आप मुझे ज़रूर भेजें। अच्छा, P1 की लिसनिंग के आप सारे आंसर्स टिक करके भेजेंगे मुझे, और उसकी आंसर की मेरे पास होगी, मैं चेक करके आपको भेज दूँगा। अच्छा, P2 में भी सॉरी P1 की रीडिंग, अब चलो समय महारत हमारी एक तरीके से यहाँ पे हमने डील कर ली। इसके क्वेश्चंस आप पढ़ सकते हैं आप अपने तौर पे। अच्छा, इस पेपर की मैं PDF भी सेंड कर दूंगा और इसके लिसनिंग भी सेंड कर दूंगा मैं, तो आप ताकि सॉल्व कर लें। अब आ जाते हैं दूसरा जुज़, तफहीम महारत, जिसको हम कहते हैं रीडिंग पैसेज। रीडिंग पैसेज इस हिस्से को मुकम्मल करने के लिए आपके पास 25 मिनट होते हैं, ये ज़्यादा है हमारे पास। तो इसको आपको करने के लिए तकरीबन आपके पास 25 मिनट्स होते हैं। तो सेम अगर हम इसकी हिदायत पढ़ें तो आपको 25 मिनट में इसको कवर करना होता है। अब ये आपके ऊपर है, 25 मिनट में आप 20 मिनट पैसेज नंबर 1 को दे दें और आप 5 मिनट आप पैसेज नंबर 2 को दे दें। मगर मैं रेकमेंड ये करूँगा कि अगर 25 मिनट हैं आपको दोनों पैसेजेस सॉल्व करने के लिए, दोनों पैसेज को सॉल्व करने के लिए रीडिंग के आपके पास तफहीम महारत में 25 मिनट होते हैं, तो कोशिश करें कि 12-12 मिनट एक पैसेज को दें, 12-12 मिनट एक पैसेज को दें, ताकि आपके 24 मिनट्स कंप्लीट हो जाएं और 1 मिनट में आप अपने आंसर्स को चेक कर लें। 12 मिनट में क्या करना है, 12 मिनट्स में 6 मिनट से लेकर, बल्कि हाँ 6 मिनट में आपको जो है पैसेज को रीड करना होता है विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। जैसे मैंने इंग्लिश में कॉलम्स बनवाए थे, आपको अंडरस्टैंडिंग, स्किम करना और उसको स्कैन करना, पैसेज को 6 मिनट में करना है और रीड करना, और 6 मिनट में आपको आंसर्स को टिक करना है, और टिक करने के साथ साथ बबल शीट पर भी फिल करना है। तो यानी कि ये एक बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है बच्चों के लिए कि यार बबल शीट पर भी करें, पैसेज को रीड भी करें और क्वेश्चंस को भी पढ़ें। तो यस, दिस इज़ समवॉट डिफ़िकल्ट, मगर ये इजी कैसे हो सकता है, आइए उसको पढ़ते हैं। इजी कैसे हो सकता है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे करेंगे भाई, ऑब्वियस है, पास्ट पेपर से जितनी प्रैक्टिस हो सकती है करो। कभी कभार तो ऐसा होता है 2-2 पैसेजेस आपके पास्ट पेपर के लग जाते हैं भाई, बच्चे को तो मुफ्त के नंबर मिल जाते हैं फ्री के। तो यही बात है, पास्ट पेपर्स करो, प्रैक्टिस करो, ताकि अगर कोई नया पैसेज भी है तो आपको उसको टाइम मैनेज करना है। देखो, इंग्लिश की भी मैं यही बात कर लेता हूँ और उर्दू की भी मैं एक साथ यही बात कर लेता हूँ। टाइम मैनेजमेंट जिसने उर्दू और इंग्लिश में कर ली, मैं अभी सिर्फ उर्दू और इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, केमिस्ट्री फिजिक्स में बच्चों का फिर भी हो जाता है टाइम पर। टाइम मैनेजमेंट जिसने कर ली वो जीत गया यहाँ पर, और जिसने टाइम मैनेज नहीं कर सका वो हार गया। तो सिंपल सी ये बात है हमारे पास। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पहला इक़्तिबास रीड करता हूँ, समझता हूँ, और आपके साथ सॉल्व करते हैं, हम लोग मिलकर इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला इक़्तिबास, अच्छा दूसरा जुज़ है, हाँ पहला इक़्तिबास, तो दूसरा इक़्तिबास आप होमवर्क में लिख लें यहाँ पर। दूसरा इक़्तिबास जो है आप होमवर्क में सॉल्व करेंगे लिसनिंग पैसेज के साथ। लिसनिंग पैसेज दोनों पैसेजेस आप सॉल्व करेंगे, मुझे भेजेंगे, और रीडिंग पैसेज नंबर 2 आप मुझे सॉल्व करके भेजेंगे। फर्स्ट हम कर रहे हैं तफहीम महारत, ताकि आपको आइडिया आ जाए उर्दू किस तरह सॉल्व करते हैं। बुलबुल एक रवायती परिंदा है जो हर गेस मौजूद है। मैं भी बिल्कुल स्टूडेंट की तरह रीड कर रहा हूँ ताकि मेरे पास टाइम, बल्कि इसको काम करते हैं दोबारा। 4-2 पे स्टार्ट करते हैं और 12 मिनट हैं, तो 12 मिनट में ही इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 12 मिनट में इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैंने सोचा 4-5 पे स्टार्ट करते हैं ताकि सही रहे, और 4-5 से लेकर 4:07 में हमें इसको रीड भी करना है और इसके आंसर्स को टिक भी करना है। तो आइए, ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट करना सिखाऊं मैं। तो 12 मिनट में हमें पूरा हमें पैसेज नंबर 1 विद आंसर्स हमें सॉल्व करना है। बुलबुल एक रिवायती परिंदा है जो हर जगह मौजूद है सिवाय वहाँ के जहाँ उसे होना चाहिए। अच्छा, अगर आपका ख्याल है कि आपने चिड़ियाघर में बुलबुल देख लिया है तो यकीनन कुछ और ही देख लिया है। अच्छा, हम हर खुशगलो परिंदे को बुलबुल समझते हैं, सही। कसूर हमारा नहीं, ओके, हमारे अदब का है, सही है। शायरों ने बुलबुल देखी है
ना इसे सुना है, अच्छा ना देखी है ना सुना है, क्योंकि असली बुलबुल इस मुल्क में नहीं पाई जाती। वाह यार। सुना है कि कोहे हिमालय एक के दामन में कहीं कहीं बुलबुल मिलती है, लेकिन कोहे हिमालय के दामन में शायर नहीं होते। वाह, यहाँ पे बुलबुल नहीं होती, वहाँ पर शायर नहीं होते। आमतौर पर बुलबुल को आओ आओजारी की दावत दी जाती है और रोने पीटने के लिए उकसाया जाता है। आओजारी यानी कि उसको अपने आप पर मातम करने की दावत दी जाती है और रोने पर उकसाया जाता है। बुलबुल को ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं। ठीक है। वैसे बुलबुल होना काफ़ी मुज़हका ख़ैज़ होता होगा, सही है, मज़ेदार होता होगा। बुलबुल और गुलाब के फूल की अफ़वाह किसी शायर ने उड़ाई थी, जिसने रात गए गुलाब की टहनी पर बुलबुल को नालव श्योन करते देखा था। रात को ऐंक के बगैर कुछ का कुछ दिखाई देता है। बुलबुल परों समेत महज चंद इंच लंबी होती है, यानी अगर परों को निकाला जाए तो कुछ ज़्यादा बुलबुल नहीं बचती। हा हा हा। माहिरीन का ख्याल है कि बुलबुल के गाने की वजह से इसकी गमगीन खानगी जिंदगी है, जिसकी वजह ये हर वक्त का गाना है। सही है। दरअसल बुलबुल हमें महफूज करने के लिए नहीं गाती। अच्छा, इसे अपने ही फिक्र नहीं छोड़ते। अच्छा, बुलबुल पके राग गाती है या कच्चे? सही। बहरहाल इस सिलसिले में वो बहुत से मौसीकारों से बहुत बेहतर है। वाह यार। एक तो वो घंटे भर का अलाप नहीं लेती, बेसुरी हो जाए तो बहाने नहीं करती कि साज वाले निकम्मे हैं। हाँ हाँ। आज गुलाब ख़राब है, आप तंग आ जाएं तो खामोश करा सकते हैं, और क्या चाहिए। ओके। पहले इक़्तिबास से मुताल्लिक़ सवालात। मुसन्निफ़ के ख़्याल में असली बुलबुल पाई जाती है चिड़ियाघर में, हर जगह, शायरी में, हिमालय के दामन में। अगर हम पैसेज में देख लें, हमने जब अंडरलाइन किया था कि बुलबुल जो समझते हैं वो हमेशा असल में कहाँ पाई जाती है, क्योंकि असली बुलबुल इस मुल्क में नहीं पाई जाती। सुना है कि वो हिमालय के दामन में कहीं बुलबुल मिलती है, यानी कि डी इज़ द करेक्ट आंसर। खुश गिलो परिंदे से मुराद है, खुश गिलो परिंदे हमारे पास, हम जाके स्कैन करेंगे, स्किम करेंगे। ओके, में नहीं होती है, सही है। ओके, पैसेज को हम जल्दी से रीड करेंगे। खुश गिलो हमें कहीं मिल जाएगा तो हम जल्दी से उसको देखकर उसके बारे में हम कर देंगे, मगर अभी इस वक्त हमें नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, हम इसको जो है गैस लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। मगर हाँ, मिल गया। हम हर हम हर खुश गिलो परिंदे को बुलबुल समझते हैं। खुश गिलो से मुराद यहाँ पर क्या होगा पैसेज में? अच्छी आवाज़ वाले परिंदे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे अच्छी आवाज़ की ही बात हो रही है, तो अच्छी आवाज़ वाले परिंदे। बी सी को भी पढ़ लेते हैं, बुलंद आवाज़ वाले नहीं, अच्छी गुलेकार आवाज़, यानी कि अच्छी आवाज़। सी, कोहे हिमालय पर रहने वाले परिंदे। नहीं, सिर्फ बुलबुल का जिक्र हुआ है, परिंदों का जिक्र नहीं हुआ। नहीं, गिलों पे खुश रहने वाले परिंदे, गुलों का तो जिक्र ही नहीं हुआ, सिर्फ गुलो खुश मायने रखा है, यानी कि अच्छी आवाज़ वाले। ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। किसी शायर ने बुलबुल के बारे में अफवाह उड़ाई है, बुलबुल की नज़र कमज़ोर होती है। नज़र की तो बात ही नहीं की गई। राग पक्के करने की 19 का राग पक्के करने की, नहीं, राग तो नहीं नहीं, ये तो बात ही जिक्र नहीं हुई पक्के करने की। शब गए गुलाब की टहनी पे रोने की, हाँ, बुलबुल की आवाज़ को रोने से तस्बीह दी थी। तशबी, गाना सिखाने की दावत देने पे, गाना सिखाने की तो बात ही नहीं करी। सी इज़ द आंसर। माहिरीन के मुताबिक बुलबुल के गाने का असल मकसद क्या है? देखो, मैंने पैसेज को समझा हुआ है तो मैं सारे आंसर का जवाब दे सकता हूँ। माहिरीन के मुताबिक बुलबुल के गाने का असल मकसद क्या है? अपना गम गलत करना। 20 का ए, अपना गम गलत करना, सही है। बी, चक्के राग सीखना नहीं, हमें महसूस करना, मौसीकारों को खुश करना। अब 20 का आंसर बड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, चाहिए। माहिरीन के मुताबिक बुलबुल के गाने की असल मकसद क्या है? हम ऊपर पैसेज में जाते हैं और तलाश करते हैं। आम तौर पर बुलबुल की आवाज़ आदि की दावत दी जाती है और रोने पीटने के लिए उकसाया जाता है। बुलबुल को ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे बुलबुल का होना काफ़ी मुज़हका ख़ैज़ होता है, होना मुज़हका ख़ैज़ होता है, गाना नहीं। बुलबुल और गुलाब के फूल की अफवाह किसी शायर ने उड़ाई थी, जिसने रात गए गुलाब की टहनी पर बुलबुल को नाला और श्रेयोन करते देखा। वही रात गए टहनी हमने टिक किया था। रात को आँख के बगैर कुछ कोई दिखा। बुलबुल परों समेत महसी तो हो गया। माहिर का ख्याल है कि बुलबुल के गाने की वजह उसकी गमगीन खानदगी है। सही है, जिसकी वजह हर वक्त का गाना है। ओके, उसकी गमगीन खानदगी है, तो यानी कि इसका गम गलत करना है, यानी कि ए इज़ द करेक्ट आंसर। हमें महसूस करना नहीं, हमें महसूस करने की बात आगे की गई है। महसूस करने की बात में कहा गया है दरअसल
बुलबुल हमें महसूस करने के लिए नहीं गाती, यानी कि महसूस नहीं, गम गलत करने के लिए, इज द करेक्ट आंसर। पैसेज में ये लिखा हुआ है। नाला और श्योन कवायद की रूह से क्या है? मरकब इजाफी है, यानी कि इसमें इजाफी यानी कि मेटाफर है, मुबालगा है, या फिर मरकब जारी है, मरकब अददी है, मरकब अतफ़ी है। तो इसको डील करते हैं। देखें, अगर हम पैसेज में जाएं तो हमें एक चीज़ दी हुई है, दैट इज़ माइक मर्क सॉरी, यहाँ पे क्या कहा गया है? नालो श्योन, ठीक है, टहनी पर बुलबुल को नालो श्योन करते देखा था। अच्छा, नाले श्योन करते हुए, यानी कि अगर कवायद की रूह से बात की जाए, उर्दू अदब की रूह से बात की जाए, तो इजाफा का मतलब मुबालगा, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर तो बात नहीं की गई, क्योंकि एक बात बताइए, जनरल बात, कि वो करती है, मतलब देखा है उसको नालो श्योन करते हुए, तो ये इजाफी तो नहीं हो सकता, क्योंकि पैसेज में एक नई बात का इंट्रोडक्शन नहीं कराया। अक्सर ऐसा वहाँ पे कहा गया कि देखा जाता है कि वो नालो श्योन करती है, बस। मरकब जारी, मरकब जारी यानी कि आपका वो एक हरकत करती है, मगर करती है तो मगर हमने उसको देखा है, हमने उसको वो हरकत करते हुए देखा है, वो खुद नहीं उसको बताई, तो बी भी नहीं हो सकता है उसका। मरकब अददी या फिर मरकब अतफ़ी, मेरे ख्याल से इसका आंसर होना चाहिए मरकब अतफ़ी, क्योंकि अतफ़ी का मतलब यहाँ पर अगर हम मायने लें तो अतफ़ी यानी कि उसको देखा गया है, हमारे आम तौर पर बल्कि कहाँ गया, नालो श्योन करते देखा था, सही है, यानी कि उसको एक अतफ़ी तौर पर हमने एक चीज़ से कंपेयर किया गया है, जैसे कि रात गए गुलाब की टहनी पर बुलबुल को नाले श्योन, यानी कि अतफ़ी हमने एक मरकब अतफ़ी, तो डी इज़ द आंसर। मुसन्निफ़ के नज़दीक बुलबुल के मौसीकार से बेहतर होने का एक सबब यह है कि हम उसको रोक सकते हैं। याद करो, बेसुरी हो जाए तो बहाने करती है, नहीं करती भाई, वो बहाने नहीं करती। सादालों को अपने गले की खराबी का जिम्मेदार समझती है, नहीं समझती। किसी के तंग आने पर खामोश कराई जा सकती है, हाँ, खामोश करा सकते हैं उसको। घुटने पर गाला लेती है, नहीं। सी इज़ द आंसर। पर्दे का इक़्तिबास का ताल्लुक नसर अदब की किस सिनफ से है? अच्छा जनाब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप बेटी, यानी कि डायलॉग राइटिंग, अफसाना, ठीक है, तंजो मिज़ाह, तंज की बात की गई है यहाँ पर क्या, या नॉवेल? देखो, नॉवेल किसी की स्टोरी नहीं बयान की गई, तो नॉवेल तो हो ही सकता है, स्टोरी बयान थोड़ी की गई एक, वो बताए आप बेटी, क्या एक कहानी हमने एक डायलॉग राइटिंग की सूरत में लिखी है क्या? कहानी जो है हमने एक डायलॉग राइटिंग की सूरत में लिखी है, नहीं यार। अफसाना यानी कि एक चैप्टर है, नहीं। तंज़ो मिज़ा, हाँ, बुलबुल को हमने तंज और मिज़ा दोनों की सूरत में आजमाया है, यानी कि शायरों के ऊपर भी हमने तंज किया है कि शायर बिला वजह उसमें ले आते हैं बुलबुल को, यानी कि तंज यानी कि उसको क्रिटिसाइज किया है, और मिज़ाह यानी कि बुलबुल की अपनी खसूसियत और शायरों की अपनी खसूसियत के तौर पर जो हमें मिज़ा आ रहा है पढ़ते हुए, दैट इज़ नॉट एज तंजो मिज़ा, यानी कि तंजो मिज़ा से ताल्लुक़ रखती है उर्दू की अदबी सनफ़ से। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तंजो मिज़ा यानी कि शायरों के ऊपर क्रिटिसाइज भी किया है और बुलबुल के बारे में मिज़ाहिया बातें भी की हैं, तो तंजो मिज़ा राइट आंसर। तो हमने टाइम से पहले ही हमने आंसर्स को टिक कर लिया, अब हम जल्दी से बबल शीट पे अपने पेपर के अंदर इसको मार्क कर लेंगे, दैट्स इट। अच्छा, इसमें मेरे ख्याल से आपको एक चीज़ समझ नहीं आई होगी, दैट इज़ ये मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब जारी, मुरक्कब अददी या फिर मुरक्कब अतफ़ी। देखो, मुरक्कब इज़ाफ़ी यानी कि कोई चीज़ का नया इंट्रोडक्शन करवाना। हालांकि उस बात में, बुलबुल वाली बात में, उसका जो नाले श्योन है इंट्रोडक्शन करवाया है, मगर क्योंकि वो पैसेज की रूह से बिल्कुल पुरानी बात है, क्योंकि पैसेज में बुलबुल की खसूसियात बयान की जा रही हैं, तो इसलिए उसमें इजाफी कोई बात नहीं है इसमें कोई। मरकब जारी, वो कोई हरकत करती नहीं है, वो करती थी। याद करो, पैसेज पर जाओ, न्याले श्योन का लिखा हुआ था लिखा हुआ है उसके आगे, करते देखा था, ये देखो, ये हो गया, तो यानी कि ये भी जारी भी नहीं हो सकता। अब मरकब अददी का मतलब होता है कुछ अज्जा, यानी कि इंग्रेडिएंट्स, या फिर एक और चीज़ बोलें तो उसमें काउंटेबल चीज़ें, जैसे कि 10 लड़के आपस में मिलके, तो 10 लड़कों में से जो 10 है वो एक अदद है, एक काउंटेबल चीज़ है। तो उसमें न्याले श्योन में भी कोई अदद नहीं बताई हुई, कोई नंबर नहीं बताया हुआ। हाँ, मरकब अतफ़ी में कोई होता है कोई एडजेक्टिव, एडजेक्टिव यानी कि डिस्क्राइब करने वाली चीज़, तो नाले श्योन हमने उसको करते हुए देखा, यानी कि हमने उसकी खसूसियत को बयान किया एडजेक्टिव को। सो मरकब अतफ़ी इस तरीके से हो सकता है। अब होता ये है कि बच्चे बोलेंगे सर अगर यही पेपर में आ जाए हमें नहीं पता हो, तो भाई इसका आंसर ये है कि प्रैक्टिस करो पास्ट पेपर्स की। जो चीज़ समझ नहीं आ रही वो मुझे मैसेज करो, मुझसे पूछो कि इसका मतलब क्या है उर्दू में, तो मैं बताऊँगा उसका।
या फिर आप नेट से हेल्प ले सकते हो। तो अगर जितनी देखो, अब मैं बताऊँ क्या होगा, अगर बच्चे को ये चारों चीज़ें पता होंगी ना, और अगर इसने ये चारों चीज़ें पास पेपर से मालूम की होंगी, अगर इसी तरह कोई इसको एग्जाम में कोई क्वेश्चन मिल जाए तो वो सॉल्व कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसने पास पेपर की प्रैक्टिस की हुई होगी। सो बाय दिस मेथड जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको उतने नए वर्ड्स, उतने नई चीज़ें पता चलेंगी और फिर आप उसको सॉल्व कर सकोगे। सो ये ट्रिप जो मैंने आपको बताई थी, एक ट्रिक, ये इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो अपने इक़्तिबासात को। रीडिंग पैसेज नंबर 2 और लिसनिंग दोनों पैसेज आप मुझे सॉल्व करके भेजोगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पेपर 2 पर आएंगे। कोई घबराने वाली बात नहीं है, उर्दू की लिसनिंग और रीडिंग बहुत आसान होती है, बच्चे पूरे पूरे नंबर लेते हैं। मेरे सेकंड ईयर में इसमें 88 नंबर आए थे आउट ऑफ 100। तो बस अब आप भी कर सकते हैं इंशाल्लाह अच्छी तरीके से इसको प्रैक्टिस। ओके।